आज ये हमारी बीपीएससी 6 to 8 की ये कवायद की पहली क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। मौजू क्या है? आज का मौजू है कवायद। और इसमें जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में जिस लेवल से या जिस टाइप के कवायद से मुताल्लिक सवाल पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को मैं जो है एकजा करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और देखते रहिए। देखते ही देखते सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक जो है क्लियर होती रहेगी। ठीक है, आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि ज़ेर ज़बर पेश की अलामत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज़ेर ज़बर पेश की अलामत को, इसको कहते हैं हरकत या एराब। ठीक है ना, यानी मान लीजिए कोई हर्फ है ये, अब इस पर चाहे ज़ेर लगाओ, चाहे ज़बर लगाओ, चाहे पेश लगाओ, इस जो ये निशान है, ये सिंबल है, जो अलामत है, ये इसी को जो है कहा जाता है एराब। एराब या हरकत। हरकत क्यों कहते हैं? मान लीजिए पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? पे लिखा हुआ है। अब इस पर हरकत लग गई, एराब लग गया। हरकत कैसे लगी? अगर ज़बर लग गया तो पा हो गया, ज़ेर लग गया तो पे हो गया, और पेश लग गया तो पो हो गया। यानी ये एराब लगने की वजह से, इस हरकत लगने की वजह से जो है इसमें जो है एराब लगने की वजह से या ज़ेर ज़बर पेश लगने की वजह से या अलामत लगने की वजह से इसमें हरकत पैदा हो गई। इसी वजह से इसको हरकत कहा जाता है। समझ आ रही बात ना? तो ज़ेर ज़बर पेश की जो अलामत होती है उसको हरकत या एराब कहते हैं। फिर अगला सवाल है, पेश की अलामत को क्या कहते हैं? पेश की अलामत को कहते हैं ज़िम्मा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बे है तो इस पर जो ये अलामत लगी होगी, ये जो निशान लगा हुआ है, ये पेश का, इस पेश को कहते हैं ज़िम्मा। ठीक, आगे अगला सवाल, इनमें से कौन सा जोड़ गैर मनकूत है? ठीक है ना, गैर मनकूत माने क्या होता है? गैर मनकूत माने नुक्तादार, गैर मनकूत माने जिस पर नुक्ता ना हो। यानी इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसमें एक भी नुक्ते वाला हर्फ नहीं आया है? तो देखिए ये वाला जोड़ा ऐन लाम वाव है, ये जोड़ा ऐसा है, ये गैर मनकूत है, यानी एक भी नुक्ता वाला हर्फ इसमें नहीं आया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला सवाल, इनमें से कौन सा जोड़ा मनकूत है? मनकूत माने जिस पर नुक्ता हो। तो यहाँ देखिए ये गैर मनकूत है, ये भी गैर मनकूत है, ये भी गैर मनकूत है। यहाँ देखिए नुक्ता वाला हर्फ आया है। ठीक है ना, यानी नू जाल जे ते सब नुक्तादार हर्फ आए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक नुक्ता हो या दो नुक्ता या तीन नुक्ता, इससे नहीं मतलब है, नुक्ता होना चाहिए। तो उसको मनकूत हर्फ कहेंगे, यानी नुक्तादार हर्फ कहेंगे। ठीक है ना, जिस पे नुक्ता ना हो उसको क्या कहेंगे? जिस पे नुक्ता ना हो उसको गैर मनकूत या उसको मुहमला भी कहते हैं। जिस पे नुक्ता ना हो उसको गैर मनकूत या मुहमला, और जिस पे नुक्ता हो उसको मनकूत। ठीक है, फिर आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जोड़ मुरक्कब हर्फ का है? ये देखिए ये वाला मुरक्कब है। मुरक्कब के माने क्या होता है? जोड़ करके बनना, है ना, यानी एक इस तरीके से जोड़ करके बनना। जैसे काफ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है काफ, ठीक है, काफ है, यहाँ दिलचस्पी मिल गया तो एक आवाज़ ही निकल रही है, आवाज़ एक ही निकल रही है। इसको जो काउंटिंग होगी एक ही हर्फ में इसका शुमार होगा। जैसे खे है, थे है, फे है, छे है, यानी दो हर्फ मिला करके बनाए जा रहे हैं। मुरक्कब माने जोड़ना होता है। ठीक है ना, मुरक्कब जहाँ जाए समझ लीजिए जोड़ना। तो ये जोड़ करके बने हुए हैं जितने हर्फ इसमें हैं, खे थे फे हे, तो छः, तो इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब हर्फ कहेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल है कि ज़ेर की अलामत को क्या कहते हैं? ज़ेर की अलामत क्या कहते हैं? कसरा। अगला सवाल, इनमें से हरूफ मुसल्लसा का जोड़ा कौन सा है? मुसल्लस माने क्या होता है? मुसल्लस के माने होता है तीन। ठीक है ना, यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें तीन नुक्ते वाले हर्फ हैं? तो ये देखिए चे, से, बड़ी सीन और पे, ये जितने हर्फ आए हैं टोटल हर्फ में तीन नुक्ता है। ठीक है, चे पे तीन, से पे तीन, बड़ी सीन पे तीन, पे, तो इसको हरूफ मुसल्लसा कहा जाता है। ठीक है ना, इसी में छुपा हुआ है, इसी नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई है। आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ जो है जितनी भी चीज़ें हैं आप ऊपर देख लीजिए। ठीक, जो मुरक्कब माने जोड़ना, इस तरीके से इसमें देखना है। मनकूत माने जिसमें नुक्ता हो, गैर मनकूत जिसमें नुक्ता ना हो, सारी चीज़ें उसी में छुपी हुई, रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मुसल्लसा पे हम पहुंच गए। और फिर हम आते हैं अगले सवाल पर, इनमें से हरूफ मौहिदा का जोड़ा कौन है? मौहिदा लफ्ज़ बना हुआ है वाहिद से। वाहिद माने क्या होता है? अकेला, तन्हा, सिंगल, एक। ठीक, यानी ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें एक नुक्ता
आया हुआ, सिंगल सिंगल नुक्ता वाला, एक एक नुक्ता वाला। तो यह आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए खे नू गैन जीम, ये वाहिद नुक्ता वाला जोड़ा है, तो इसी वजह से इसको मौहिदा कहा जाता है। ठीक है ना, इसी मौहिदा में सब कुछ छुपा हुआ है, रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला सवाल है मुतशाबा, हरूफ मुतशाबा का जोड़ा कौन सा है? मुतशाबा के माने होता है मुशाबहत रखना, यानी एक ही शक्ल के दिखना। जैसे होता है ना, जीम आप देख लीजिए, चे देख लीजिए, फिर हे देख लीजिए, फिर खे देख लीजिए, सारी चीज़ें एक ही शक्ल की बनी हुई, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। जैसे दाल हो गया, डाल हो गया, जाल हो गया, एक ही तरीके का। रे हो गया, अड़े हो गया, छोटा जे बड़ा जे, है ना, रे के बाद अड़े, छोटा जे बड़ा जे, एक ही शक्ल के दिख रहे हैं। जब एक ही शक्ल के दिखे, ठीक है, तो जो देख लीजिए, ऐन गैन देख लीजिए, स्वाद द्वाद देख लीजिए, छोटी सीन बड़ी सीन, तो ये सब एक ही शक्ल के दिखने वाले, तो उसको कहते हैं मुतशाबा, यानी मुशाबहत रखते हो, एक जैसे दिखते हो। तो देखिए इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है? जीम चे हे खे। ठीक, अगर ये ना होता, स्वाद द्वाद होता तो हो जाता, या तो जो होता तो हो जाता, या ऐन गैन होता तो हो जाता, छोटी सीन बड़ी सीन होता तो हो जाता। समझ आ रही बात ना? तो कोई एक चीज़ रहेगा अगर मुतशाबा, मुतशाबा के माने होता है मुशाबहत। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, तहतानी हरूफ का कौन सा जोड़ दुरुस्त है? तहतानी माने क्या होता है? तहत माने होता है नीचे, तहत से बना हुआ है तहतानी। कहते नहीं हम इनके तहत काम कर रहे हैं, इनके अंडर में काम कर रहे हैं, इनके नीचे काम कर रहे हैं। तहत माने क्या होता है? नीचे। मान लीजिए कोई हर्फ है, अगर उस हर्फ के नीचे नुक्ता है, ठीक, मान लीजिए बे है, चलिए ठीक है, बे में किधर नुक्ता आता है? नीचे नुक्ता आता है। या पे है, पे में किधर नुक्ता आता है? नीचे। यानी ऐसा हर्फ जिसका नुक्ता नीचे आया हो, तो आप देखिए बे, जीम, चे, पे, ये जितने हर्फ हैं सब नीचे वाले हैं, यानी सभी के नीचे आएंगे। अब यहाँ देखिए नू ऊपर हो जा रहा है, बड़ी सीन ऊपर हो जा रहा है, ज़्वाद पे ऊपर हो जा रहा है, या बड़ी शीन पे ऊपर हो जा रहा है, इसके सारे नुक्ते नीचे आए हुए हैं। जीम और चे, जीम और चे जो होता है वो भी नीचे ही होता है। जैसे देखिए मान लीजिए अभी लिखना है जिम अली दौरजात, तो नीचे आया कि नहीं? इसको नीचे ही माना जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर माना जाएगा, नीचे। या चे पे भी नुक्ता नीचे आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि बे, जीम, चे पे ये नुक्ता नीचे आता है, इसको तहतानी कहेंगे। क्लियर हो गया? अगला, फौकानी हरूफ का कौन सा जोड़ा है? फौकानी माने होता है फौकियत देना, यानी ऊपर, यानी नुक्ता ऊपर आया हो, ठीक है ना। फौकानी मतलब होता है, फौकानिया या फौकानी मतलब होता है किसी को फौकियत देना या ऊपर, ऊंचाई देना। तो ऊपर नुक्ता वाले हर्फ, जो बड़ी सीन जाल से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तहतानी में नीचे, फौकानी में ऊपर, बस इतना याद रखना है। सिर्फ इसके माने ही याद रखना आपको, तहतानी के माने याद करना है, फौकानी के, उसके बाद ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन हरूफ इल्लत में शामिल नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए हरूफ इल्लत कितने होते हैं। हरूफ इल्लत 3 हैं, अलिफ, वाव और ये 3 हर्फ हैं हरूफ इल्लत, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। देखिए ऐ नहीं तो ये नहीं होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ये, ठीक है ना। इल्लत को जो है मुसव्वते भी कहते हैं, ठीक है ना। इल्लत को क्या कहते हैं? मुसव्वते भी कहते हैं। देखिए वावेल, जो वावेल होता है इंग्लिश में, वही उसी को कहा जाता है हरूफ इल्लत, ठीक है ना। एक होता है हरूफ सही, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हरूफ इल्लत, इल्लत लफ्ज़ बना, इल्लत माने क्या होता है? इल्लत के माने होता है वजह, एक इल्लत के माने होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी। इल्लत से ही बना अलील, इल्लत से ही बना है अलील। अलील के माने क्या होता है? जैसे कोई बीमार हो, कहते हैं कि बहुत अलील है, ठीक है। यानी कि ये जो हर्फ ईजाद हुए हैं, ये अलिफ, वाव, ये वाले जो हर्फ ईजाद हुए हैं इल्लत वाले, वो लफ्ज़ अलील से ईजाद हुए हैं। आपने समझने के लिए इसको ऐसे कहा जा सकता है कि बीमारी की हालत में बोला गया हर्फ। जैसे कोई बहुत बीमार है, अलील है, तो जब वो कुछ बोलेगा तो आ ई ऊ कुछ बोल लेगा, कुछ नहीं बोल पा रहा था, आ ई ऊ कुछ ना कुछ बोल ही लेगा, तो वहीं से बन गया है अलिफ, वाव, ये, आ ऊ ई। समझ में आ रहा है ना? तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो इनमें से हरूफ इल्लत का कौन में शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ये। और हरूफ इल्लत अलिफ, वाव, ये 3 हर्फ है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा हरूफ सही का है? हरूफ सही का मतलब क्या होता है? अलिफ, वाव, ये को छोड़ करके, जैसे मान लीजिए उर्दू में कितने हर्फ होते हैं? 38 हर्फ हैं। तो 38 हर्फ में से अलिफ, वाव, ये, इन तीनों को निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो जो बचेंगे उसको हरूफ सही कहते हैं।
तो उसमें से कौन सा जोड़ा हरूफ सही का है। तो देखिए अलिफ तो इल्लत में आ जाता है, फिर वाव यहाँ आया वे भी इल्लत में आ जाता है, ये आया इल्लत में आ जाता है, ये वाला हरूफ सही है। ठीक है ना, हरूफ सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि अबुल कलाम में क्या है। हरूफ शम्स, मुतशाबा, हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, कोई नहीं। अबुल कलाम यानी जिसमें पढ़ा जाए। हरूफ शमसी हरूफ कमरी की पहचान क्या होती है। शमसी की पहचान ये होती है कि ऐसा अलिफ लाम मीम, सॉरी शमसी पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। ये हरूफ शमसी, शमसी में ये होता है कि ऐसा अलिफ लाम जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। ठीक है ना, लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए तो उसको हरूफ शमसी कहते हैं। एक होता है हरूफ कमरी। हरूफ कमरी में क्या होता है, हरूफ कमरी में ऐसा अलिफ लाम जो लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए। तो कमरी में पढ़ा जाएगा अलिफ लाम, शमसी में नहीं पढ़ा जाएगा। तो उसके एतबार से इसमें देखेंगे कि हरूफ शमसी है ना, हरूफ शमसी। और अबुल कलाम क्या है, अबुल कलाम यानी लाम पढ़ा गया तो इसका जवाब ये हो जाएगा हरूफ कमरी। ठीक है ना, यानी जब लाम पढ़ा जाएगा तो हरूफ कमरी हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा तो शमसी हो जाएगा। और हरूफ कमरी की तादाद 14 है, हरूफ शमसी की तादाद भी 14 है। ठीक है ना। अरे भाई अरबी में कितने हर्फ होते हैं, अरबी में टोटल 28 हर्फ होते हैं। 14 शमसी हो गया, 14 कमरी हो गया, क्योंकि शमसी कमरी जो उर्दू में आए हुए हैं वो अरबी के रास्ते से आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से 14 शमसी हो जाएगा और 14 कमरी हो जाएगा। क्लियर। तो जिसमें अलिफ लाम पढ़ा जाएगा तो कमरी, नहीं पढ़ा जाएगा तो शमसी। इससे आगे देखिए कि मोइनुद्दीन यानी लाम नहीं पढ़ा गया, नू सीधे दाल पर आ गया तो यहाँ नहीं पढ़ा गया तो शमसी हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे देखिए अगले सवाल पर आते हैं कि इनमें से कौन हिंदी का हर्फ नहीं है। हिंदी का हर्फ, हिंदी में 3 है, टे है, डाल है और अड़े, ये 3 है। इसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल, इनमें से कौन सा फारसी का हर्फ नहीं है। तो फारसी में 4 होते हैं, पे, चे, बड़ा जे और गाफ। तो उसके हिसाब से इसमें देखेंगे पे, चे, गाफ है, ये बड़ा काफ नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। हिंदी के जो हर्फ है तीनों याद करना पड़ेगा, फारसी के 4 याद करना पड़ेगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि 2 लबी हरूफ का जोड़ा कौन सा है। 2 लबी माने क्या होता है, 2 लबी के माने होता है, लब माने हो 2 माने 2 हो गया 2, लब माने होठ, लब माने होठ यानी ऐसा हर्फ जिसको बोलने पर दोनों होठ मिले, टच हो, तो उसी को कहा जाएगा 2 लबी हर्फ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको ओष्ठ है। क्या कहते हैं हिंदी में, ओष्ठ। अगर इसको हिंदी का थोड़ा सा सहारा लेकर के याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओष्ठ वाला होता है ना कि पा, फा, बा, भा, मा हिंदी में होता है ना, उसी तरीके से पे, बे, मीम, तो ये क्या है, ये 2 लबी हर्फ हैं। यानी ऐसा हर्फ जिसको बोलने पर दोनों लब आपस में मिले उसको 2 लबी या ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ 2 लबी के माने आपको याद रहना चाहिए। फिर अगला सवाल है कि दंदानी हरूफ का, दंदानी हरूफ कौन सा। दंदानी माने क्या होता है, दंदानी माने होता है दांत, यानी ऐसा हर्फ जिस जब बोला जाए तो दांत का सहारा लिया जाए। ठीक है, जैसे ते, ठीक है, ते, थे, ता, था, दादा है ना, तो इसका हो जाएगा ता, था, दादा ना, जैसे हिंदी में होता है, तो इसे ते, दाल, नू, ये वाला हर्फ हो जाएगा दंदानी। यानी दांत से, दांत देखिए जब बोलिए दांत आपका आपकी जीभ जो है दांत में टच होगी तभी जा कर के ये हर्फ निकलेगा, ते, दाल, अरे। अगर आप इसको बोलेंगे, अगर आप बिना जीभ को दांत में टच किए बोले तो ये नहीं निकल पाएगा ये हर्फ। ठीक है ना, तो इसकी ये पहचान होती है कि मतलब बोल करके चेक कर लिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही तीनों ही सवाल एग्ज़ाम में आ जाए या ते, दाल, नू ही आ जाए, उसको बोल करके आपको चेक कर लेना उसी वक्त। जैसे हिंदी में होता है ना ता, था, दा, धा, ना, उसी तरीके से ये भी है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जोड़ा मखलूत हरफों का है। मखलूत माने क्या होता है, मखलूत माने होता है गलत मलत या मिल जाना। ठीक है, या जैसे मुरक्कब कहते हैं, क्या कहते हैं, मुरक्कब कह लीजिए, चाहे मखलूत कह लीजिए, क्या कहेंगे, मखलूत। मखलूत माने होता है गलत मलत यानी मिला हुआ। ठीक, तो मुरक्कब माने भी मिला हुआ, मखलूत माने भी मिला हुआ। एक होता है हिकारी हर्फ। क्या होता है, हिकारी हर्फ। हिकारी माने क्या होता है, ऐसा हर्फ जिसमें हे मिला हो, उसी को हिकारी कहते हैं। समझ आ गया ना। मखलूत माने वही दोनों हर्फ, मान लीजिए काफ है तो दोनों मिल गए तो इसको मखलूत हो गया, यानी जुड़ गया।
ठीक है। मुरक्कब वो भी समझ लीजिए काफ है, दो चश्मियाँ जुड़ गए, यानी तीनों चीज़ें एक ही है, कहने का मतलब यही है। अगर पूछा जाए मुरक्कब हर्फ तब भी यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना, तब भी यही आ जाएगा। अगर यहाँ हो इनमें से मुरक्कब हर्फ कौन सा है, तब हो जाएगा ये वाला, ठीक। अगर मखलूत हर्फ, यहाँ अगर मखलूत आ जाए, मखलूत तो है ही, तब भी यही होगा। अगर आ जाए हिकारी यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, तब भी यही होगा। समझ में आ रही बात ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसको हम कई नाम से जानते हैं, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। क्लियर। आगे देखिए अगला 21 नंबर पे है, गसाई हरफों का कौन सा जोड़ा दुरुस्त है। हिंदी में कहते हैं कंठ, यानी जो कौवे से आवाज़ निकलती है, कौवा होता है मुंह के अंदर ना, तो जब बोला जाएगा तो जो है कौवे से आवाज़ निकलेगी। कहते का, इस हिंदी होता है, हिंदी में का खा गा घा, इसी तरीके से है ये, का खा, अब खेदू तरीके का होता है, फिर गा भी है, तो ये वाला गोसाई आवाज़ है, यानी कंठ है, यानी कौवे से निकलने वाली आवाज़। समझ आ गया ना, इसको गोसाई कहेंगे। आगे अगला सवाल, अगला सवाल है कि इनमें से इर्त्यासी हरफों का कौन सा जोड़ा है। इर्त्यास माने होता है रगड़ कर जो निकले, थरथरा कर निकले, यानी ऐसा हर्फ जब बोला जाए तो हमारी ज़बान से वो थरथरा कर निकले। कैसे निकले, थरथरा कर निकले। जैसे रे, रे, ठीक है ना, रे, रे, ये क्या है, ये जब हम बोल रहे हैं तो हमारी ज़बान थरथरा रही है, तो ये रे और रे यही जो है इर्त्यासी हर्फ में आते हैं। समझ आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर, इनमें से अनफी आवाज़ों का कौन सा जोड़ा दुरुस्त है। अनफी माने होता है नासिक, जैसे जो नाक से आवाज़ निकले, ठीक, नाक से आवाज़ जो निकले, जैसे मीम, नू, इसको बिना नाक के सहारे नहीं बोल सकते। आप अपनी नाक को बंद कर लीजिए, उसके बाद आप नू मीम बोलेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए जो है नाक का सहारा लेना ज़रूरी है, तो इसी वजह से इसको अनफी कहा जाता है। समझ आ गया ना, नासिक। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर, अलिफ मकसूरा की मिसाल क्या है। अलिफ मकसूरा यानी ऐसा अलिफ जो किसी लफ्ज़ पर लगा हो और खड़ा अलिफ हो, छोटा सा बना हो, ठीक, और ये कम आवाज़ खाए आपकी, तो ये हो जाएगा ईसा। जैसे ईसा, मूसा, मुस्तफ़ा, मुजतबा, इस तरीके से होता है ना, सब पे खड़ा अलिफ लगेगा, जिस पे खड़ा अलिफ लगेगा उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। और ऐसा अलिफ, देखिए ममदूदा भी होता है, अलिफ ममदूदा की मिसाल, यानी जिस पर मद लगा हो। ममदूदा माने क्या होता है, मद लगा हो, जैसे आम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे अलिफ ममदूदा, तो इसको अलिफ ममदूदा की मिसाल है, मद से बना है ममदूदा। क्लियर हो गया ना। आगे अगला सवाल है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ हाय मलफूजी है। हाय मलफूजी माने क्या होता है, यहाँ देखिए हाय मलफूजी, हाय माने है, हाय के माने क्या होता है, है, मलफूजी माने लफ्ज़, ठीक है, लफ्ज़ से बना है मलफूजी, यानी ऐसा हर्फ, ऐसा लफ्ज़ जब बोला जाए तो उसमें हे का लफ्ज़ क्लियर हो, साफ सुनाई दे, हमको एकदम साफ सुनाई दे, उसको कहेंगे हाय मलफूजी। हे से हाय से हे हो गया, और मलफूजी से लफ्ज़ हो गया, यानी हे का लफ्ज़, यानी कोई ऐसा बोला जाए, कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसमें हे एकदम क्लियर हो, जैसे है गुनाह, यानी हे एकदम क्लियर हमको सुनाई दिया, या हम कहते पनाह, क्या है, ये सब हमको साफ सुनाई दे रहा है, हे अलग हो रहा है। लेकिन उसी के अलावा देखेंगे अल्लामा, यहाँ देखिए लास्ट में है लेकिन नहीं सुनाई दे रहा है, अल्लामा, सुल्ताना, अहमकाना, ठीक, जिसमें हे एकदम अलग लिखा हो और वो हमको एकदम क्लियर पता चले, सुनने में आए, उसको कहा जाएगा हाय मलफूजी, ठीक। और देखिए उसी तरीके से थोड़ा सा अपोजिट उससे है कि ऐसा, फिर इसमें और देख लीजिए, इनमें से कौन सा हर्फ हाय मलफूजी नहीं है। हाय मलफूजी नहीं है, ये तो है गुनाह, एकदम क्लियर हो रहा है ना, पनाह ये भी क्लियर हो रहा है, शहनशाह ये भी क्लियर हो रहा है, जिन्ना ये क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है ना। पहली बात तो जो है छोटा है होना चाहिए था, मतलब कि छोटा है वाला ही ये यहाँ पर होता है, क्लियर। जिन्ना में बड़ा ही है, जिन्ना जो लिखा गया है वो बड़ा है, लेकिन वो देखिए जो साइलेंट हो जा रहा है लास्ट में है, जब जो साइलेंट हो जाएगा उसको खफ़ी कहते हैं। अभी आगे अगले सवाल पे देख लें कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ हाय खफ़ी नहीं है। खफ़ी माने क्या होता है, खफ़ी के माने होता है कि ऐसा है जब बोला जाए तो वो छुप जाए, समझ मतलब क्लियर ना हो। मलफूजी में क्लियर हो रहा था, जैसे पनाह, शहनशाह क्लियर हो रहा था, खफ़ी में, हाय खफ़ी में हे खफ जाए या हे साइलेंट हो जाए तो उसको कहा जाता है हाय खफ़ी। जैसे गुनाह, गुनाह क्या है, यहाँ देखिए गुनाह, एक मिनट,
है ना, यही है। बाकी तो जो है ये साइलेंट वाले हो जाएंगे बाकी सब। क्लियर। आगे अगला सवाल कि फूल, नूर, हूर क्या है? वाव मारू, इसमें वाव की किस्में पूछा है कि वाव की इसमें कौन सी किस्म है। जैसे फूल में देखिए वाव आया है, नूर में, ठीक है, हूर में, तो इसमें पूछा कि वाव की कौन सी किस्म है, वाव मारूफ है कि वाव मजहूल है कि वाव मादूला है कि वाव अतफ़ी है। तो यहीं पे सभी को समझ लीजिए। जैसे वाव मारूफ, ऐसा वाव जो खूब खुल करके पढ़ा जाए, यानी देर तक आवाज़ निकले। जैसे फूल, फुल नहीं कहेंगे हम, नूर नहीं कहेंगे, हुर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। फूल, नूर, हूर, तो उसको कहेंगे वाव मारूफ, यानी ऐसा वाव जो खूब खुल करके पढ़ा जाए। और इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है बहुत, इसको हिंदी का थोड़ा सहारा ले लीजिए। यानी ऐसा कोई लफ्ज़ लिखा हो जिस पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, ठीक है ना, बड़ा ऊ की मात्रा लगी। जैसे फूल लिखा होता है ना, फूल जैसे लिखा होता है ऐसे लिखा जाता है फूल, या नूर, या हूर। समझ आ रही बात ना। यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा हो, जब बड़ा ऊ की मात्रा होगा तो वाव मारूफ हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेकर करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बस यही मतलब है। वाव मजहूल माने क्या होता है? वाव मजहूल माने ऐसा वाव जो खूब खुल करके ना पढ़ा जाए, ठीक है। इसका आगे वाले में देख लीजिए। तो इसका जवाब तो ये हो जाएगा वाव मारूफ। यहाँ देखिए गौर, गोद, मौत, तो इसमें वाव की कौन सी किस्म है? यहाँ वाव मजहूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाव खूब खुल करके नहीं पढ़ा जा रहा है ना। जब बड़ा ऊ की मात्रा आएगी तभी पढ़ा जाएगा। और वाव मजहूल की पहचान ये है, वहाँ पर ओ की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, ठीक है ना। ओ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, दोनों में से कोई मात्रा अगर होगी तो वो हो जाएगा वाव मजहूल। ये याद करने के लिए, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ आ जाएगा, उसको पढ़ करके आप उसको पता लगा सकते हैं। उसको पढ़ करके आप थोड़ा सा हिंदी में दिमाग लगा लीजिए तो वो क्लियर हो जाएगा। यानी जो खूब खुल करके पढ़ा जाएगा मारूफ, खुल करके नहीं पढ़ा जाएगा मजहूल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि आसिफ और हामिद में वाव की कौन सी मिसाल है? आसिफ और हामिद, यहाँ और नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए वाव, ठीक है ना। आसिफ वो हामिद, आसिफ वो हामिद में वाव की कौन सी मिसाल है? तो इसको कहेंगे वाव अतफ़ी। अतफ़ माने होता है जोड़ना, यानी दो जुमलों को जोड़ना, ठीक है ना, दो जुमलों को जोड़ना। जैसे साजिद वो माजिद, तो वाव जो बीच में आया है ना, वाव जो बीच में आया है उसको कहेंगे वाव अतफ़ी, यानी वाव और की आवाज़ पैदा करता है, यानी और का लफ्ज़ पैदा करता है वो, ठीक है। यानी वो वाव जो जोड़ने के लिए काम आया, ऐसे कह सकते हैं। तो आसिफ व हामिद में ये जो वाव है क्या है? अतफ़ी है, यानी ये जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। क्लियर। अब देखिए आगे अगला सवाल, ज़मीर, मुनीर, हकीर में ईए की कौन सी किस्म है? अभी तक आपने वाव वाला पढ़ा, अब हम ईए को पढ़ेंगे। अलिफ पढ़ चुके हैं। अलिफ में मकसूरा, ममदूदा, बस दो है। मकसूरा में जिसमें खड़ा अलिफ लगा हो, ममदूदा में जिसमें मद लगा हो। अलिफ वाला हो गया। और वाव आपने देख लिया बड़ा ऊ और ओ की मात्रा वाला, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ईए की किस्म। ईए में भी सेम वैसी चीज़ है। ईए में क्या होता है कि ज़मीर, मुनीर, हकीर में ईए की कौन सी किस्म है? देखिए बड़ी ई की मात्रा यहाँ आ रहा है, तो जब बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा तो या मारूफ। जैसे उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आया था मारूफ में, वाव वाले में वाव वाला जो था उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आया था। अब यहाँ देखिए ये वाले में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा किसी चीज़ पर, ठीक है ना। जैसे पा है, इस पर बड़ी ई की मात्रा। तो जब बड़ी ई की मात्रा आए, कोई लफ्ज़ ऐसा हो उसको बोल कर देख लीजिए, अगर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो वो हो जाएगा या मारूफ, ठीक है। या मारूफ, यानी या मतलब ये होता है, और मारूफ माने जो देर तक पढ़ा जाए। क्लियर हो गया ना। तो आप देखिए ज़मीर, ज़मीर कैसे लिखा जाएगा? ज़मीर हो गया, ठीक है ना। और फिर मुनीर हो गया, इसी तरीके से भी लिखा जाएगा। और फिर हकीर, ये सिर्फ समझाने के लिए हिंदी में लिखा जा रहा है, बाकी आप उर्दू से ही ताल्लुक़ रखिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखिए शेर, पेड़, खैर, इसमें भी देखिए ये आया है, लेकिन यहाँ ये खूब खुल करके नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मजहूल, ठीक है। इस पर ए की मात्रा हो या अय की मात्रा हो, ए की मात्रा या अय की मात्रा किसी चीज़ पर हो तो हो जाएगा वो या मजहूल। क्लियर। आगे देखिए आखिरी सवाल है, इनमें से वाव मादूला की कौन सी मिसाल नहीं है? वाव मादूला, मादूला माने क्या होता है? मादूला माने होता है जिसमें वाव गायब हो, यानी ऐसा वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए,
ऐसा वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको कहते हैं वाव मादुला, यानी वाव को मादुल कर दिया गया, वाव को गायब कर दिया गया। जैसे देखिए लिखा हुआ ख्वाब लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? ख्वाब, लेकिन इसको पढ़ा जाता है खाब, वाव साइलेंट रहता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है? खाब पढ़ा जाता है। जैसे ख्वाजा लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाता है खाजा, क्या पढ़ा जाता है? खाजा, इसका सही तलफ़ुज़ है खाजा, यानी वाव यहाँ गायब हो गया। यहाँ देखिए खुशबूदार यानी खुशबूदार, देखिए खुशबू ये तो है, वाव यहाँ गायब हो गया, नहीं तो हम खुशबू पढ़ते हैं इसको, लेकिन हम पढ़ते हैं खुशबू, है ना। तो खुश पढ़ तो रहे ये, लेकिन लिखा जा रहा है ये वाला, यानी यहाँ भी वाव मादुला है, वाव साइलेंट है। मादुला माने साइलेंट, ऐसे समझिए। औरत, औरत यानी हम पढ़ रहे हैं तो वाव हमको क्लियर हो रहा है, और इसका जवाब हो जाएगा ये। वाव मादुला की मिसाल नहीं पूछा है, तो वाव मादुला सब में है, खुशबू में है, खजा में है, ख्वाब में है। एक और लिख लीजिएगा दरख्वास्त, दरख्वास्त लिखा जाता है, दरखास्त पढ़ा जाता है। समझ आ गया ना। तो यहाँ भी वाव साइलेंट है, वाव मादुला हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद वीडियो नंबर 2 रहेगी ग्रामर की।